स्मृति मंदिर पर उन्होंने मत्था टेका और उसके बाद तमाम चर्चाएं हो रही थी। उसी बीच सोनिया गांधी का ये लेख और जिस पर ये सीधे आरोप लगाया गया है कि एजुकेशन पॉलिसी में आरएसएस की दखलंदाजी, भगवाकरण की कोशिश, यह आरोप यहां पर लग रहा है। और इसी को लेकर हमारी चर्चा रहेगी कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी की विजिट और उसके साथ साथ सोनिया गांधी का एक नया आरोप, इस चर्चा में शामिल होंगे। हमारे साथ प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगे। महिमा सिंह कांग्रेस की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगी। राजीव तुली, आरएसएस के जानकार, इस चर्चा में शामिल होंगे। विजय त्रिवेदी, जिनकी किताब आरएसएस पर काफी चर्चित है, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। शुरुआत करने के पहले, चर्चा शुरू करने के पहले सोनिया गांधी के स्पेसिफिक आरोप क्या है वो जरा एक बार हम आपको दिखा देते हैं और उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता से इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। सोनिया गांधी के लेख के जरिए उन्होंने यह आरोप रखा है कि राज्य सरकारों के अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। दरअसल एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है, यानी राज्य और केंद्र की सूची में एजुकेशन यानी शिक्षा का प्रावधान है, लेकिन उसके बावजूद केंद्रीकरण किया जा रहा है, इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है। संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है एनईपी 2020 के तहत, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। तीसरा आरोप यह लगाया गया है कि पाठ्यक्रम के जरिए इतिहास मिटाने की कोशिश की जा रही है और सरकार समर्थक अध्यापक, प्रोफेसर्स, इनकी भर्ती भी इसमें की जा रही है, यह भी आरोप इसमें लगाया गया है। टाइमिंग बड़ा दिलचस्प है महिमा सिंह जी। वहां पर प्रधानमंत्री आरएसएस मुख्यालय जाते हैं, स्मृति मंदिर जाते हैं, रेशिम बाग जाते हैं और उसके बाद सोनिया गांधी का लेख छपता है और कहा जाता है कि एजुकेशन पॉलिसी में कहीं ना कहीं आरएसएस की दखलंदाजी है और भगवाकरण की कोशिश की जा रही है। क्या स्पेसिफिक आपकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं और बीजेपी से जवाब भी लेंगे इसको लेकर? महिमा सिंह जी। जय हिंद। मैंने आपकी रिपोर्ट भी सुनी और अभी आपने जो प्रश्न पूछे वो मुझे लगता है अगर इस लेख को कोई ध्यान से पढ़ ले तो इन सारे सवालों के उत्तर इस लेख में मिल जाते हैं। देखिए, 3 C's यानी कि सेंट्रलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन, कम्युनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि केंद्रीयकरण, सांप्रदायिकता बढ़ाना और उसके अंदर व्यवसायिककरण की जो बात है उसको हमारी पार्टी की सबसे जो बड़ी नेता हैं, हमारे सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहीं और बहुत ही दृष्टा नेता हैं सोनिया गांधी जी, वो उठा रही हैं और बड़े तथ्यों के साथ इस बात को उन्होंने प्रश्न उठाया है। केंद्रीय सरकार उसका उत्तर दे। लेकिन इस पूरे लेख के जो गर्भ के अंदर बात है साहिल जी, वो ये है कि राइट टू एजुकेशन जिसे यूपीए सरकार लाई थी, ये जग जाहिर है, सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तो सदैव ही उसकी खिलाफत करते रहे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी, और अब जब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं तब भी हमने देखा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके अंदर ना तो सिर्फ राइट टू एजुकेशन का कोई जिक्र जो है बहुत कम जगह पर मिलता है, बल्कि उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि संविधान की अनदेखी जो अलग अलग मायनों में ये सरकार करती रहती है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाकर भी ये सरकार संविधान की अनदेखी करने का काम कर रही है। क्योंकि संविधान के हिसाब से जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। साहिल जी, आप ये बात मानते हैं, दर्शक भी जानते हैं। तो जब कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जब लाई गई, उससे पहले इसको लेकर के जो चर्चाएं होनी चाहिए थी तब से लेकर और अब तक भी जो राज्यों के साथ चर्चाएं होनी चाहिए, ना तो वो चर्चाएं हो रही हैं। एक बड़ा अहम प्रश्न जो सोनिया जी इस लेख के द्वारा उठा रही हैं वो ये है कि 2014 से लेकर आज तक 89,441 स्कूल या तो बंद कर दिए गए हैं या उनका कंसोलिडेशन कर दिया गया है। 89,441 इतने स्कूल जो हैं उनको बंद करने का काम या कंसोलिडेट करने का काम इस सरकार ने किया। और उसी के साथ साथ हम क्या देखते हैं कि 42,944 नए प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। जो शिक्षा के जो सरकारी स्कूलों के अंदर या प्राइवेट स्कूलों में जो राइट टू एजुकेशन के तहत अधिकार थे उनको संकुचित करती जा रही है ये सरकार। और उसी के साथ साथ एक बड़ा अहम प्रश्न जो उठता है वो ये भी है कि जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है ना साहिल जी, उसकी न तो राज्यीय स्तर पर न राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं 2019 के बाद से उसकी कोई बैठकें नहीं हुई हैं। तो इस लेख के द्वारा सोनिया गांधी जी सीधे सीधे प्रश्न उठा रही हैं इस सरकार की मंशाओं पर, और प्रश्न बड़े सीधे हैं। इस सरकार को जवाब नहीं तीन सीधे देने स्पेसिफिक चाहिए आरोप है। बजाय कि
उसे गोल गोल घुमा के और हमारे ही ऊपर वापस आरोप लगाने की बजाय ये बता दें कि ये सब क्यों हो रहा है, क्यों बैठक नहीं बुलाई गई सेंट्रल एडवाइजरी तीन बोर्ड ऑफ स्पेसिफिक एजुकेशन आरोप की, प्रेम शुक्ला जी लगाए जा रहे हैं। आप क्यों इतने स्कूल व्यावसायीकरण बंद करने कर की दिए कोशिश गए। कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल ज्यादा खुल रहे हैं। दूसरा आरोप लगाया गया है कि सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है और शिक्षा नीति का केंद्रीयकरण किया जा रहा है, जबकि राज्य और केंद्र की कंकरेंट लिस्ट में शिक्षा दरअसल शामिल होता है, उसके बावजूद भी केंद्रीयकरण किया जा रहा है। तीन स्पेसिफिक आरोप इस सरकार पर लगाने की कोशिश है सोनिया गांधी के जरिए। प्रेम शुक्ला जी, देखिए किस तरह से दिग्भ्रमित करने का प्रयास कांग्रेस और उसका विदेशी नेतृत्व करता रहा, ये लोग जानते हैं भली बात से। पहली बार जो है संविधान निर्माताओं ने शिक्षा को तो राज्य सूची में रखा था, उसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया किसने? श्रीमती सोनिया गांधी की सास श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल में लाया। तो क्या उनका केंद्रीकरण करने का प्रयास था? श्रीमती सोनिया गांधी की अपनी सास श्रीमती इंदिरा गांधी को तानाशाह कह रही है और तानाशाह को स्वीकार रही है, वो तो स्वीकारें कि कांग्रेस ने किस तरह से जो है इस देश की शिक्षा व्यवस्था को राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में लाने का कुकर्म किया। अपनी सास को कुकर्मी खुलकर कहे ना, छिप छिप कर क्यों कह रही है, खुलकर कहें। अब दूसरी बात देखो, शिक्षा को उन्होंने कन्वर्जन, करप्शन और कम्युनिज्म का जरिया बना रखा था। हर कोई जानता है कि 1960 के दशक के बाद इस पैनल में बैठे चाहे आदरणीय विजय त्रिवेदी हो चाहे आदरणीय विनोद जी हो, दोनों भली भांति जानते हैं कि 1960 के दशक के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस की सरकार ने बाकायदा कम्युनिस्टों के साथ एक अलिखित समझौता किया था और अलिखित समझौता ये था कि एकेडमिक्स में जो है वो कम्युनिस्टों का वर्चस्व सुनियोजित ढंग से स्थापित किया गया था। अब चूंकि कम्युनिस्टों का वर्चस्व जो है धराशायी हुआ है, तो जो कम्युनिस्टों की लगातार वकालत करने वाली कांग्रेस है, जो आजकल लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट द्वारा संचालित है, उसको बहुत पीड़ा हो रही है कि योग्य लोग कैसे आ जा रहे हैं। भाई, योग्यता के आधार पर लोग जो हैं शिक्षा क्षेत्र में नियुक्तियां कैसे हो रही हैं? अब तो रिश्तेदारी कम्युनिस्टों को इनके आधार पर नियुक्तियां होने रही है। और कन्वर्जन माफिया की तो स्वयं जो है सरगना के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी भारत में आई ही थी। श्रीमती सोनिया गांधी का पूर्व इतिहास जो है वो कन्वर्जन माफिया के साथ जो है लगा हुआ है। तो कन्वर्जन माफिया जो है जिसने प्राथमिक शिक्षा को नियंत्रित कर रखा था, उसको बहुत पीड़ा है कि कन्वर्जन माफिया की आजकल चल नहीं रही है। ये जो कन्वर्जन माफिया के जो समर्थक हैं वो छाती पीटेंगे स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि अब गुणवत्ता परक शिक्षा जो है वो कन्वर्जन माफिया के क्षेत्र से बाहर के लोग भी भली भांति स्थापित कर रहे हैं और उसका लाभ जो है लोगों को मिल रहा है। वरना इस यहाँ के स्कूलों में जो है हिंदू स्कूलें खोल के अनुकूल व्यवहार करने वाले छात्रों को दंडित करने की परंपरा थी। ये व्यवस्था बनाई गई थी कि अगर कोई जो है कलावा पहन के विद्यालय में चले जाए तो उसको दंडित किया जाता था और क्रॉस पहन के जा सकता था। तो ऐसा जो कन्वर्जन माफिया इस देश में चल रहा था, इस चीज का क्या जवाब होगा? तीसरी बात, इस चीज का क्या जवाब होगा? मेरी बात क्या एक सवाल यह है कि इस चीज का क्या जवाब होगा कि हाल ही में हमने देखा कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि आप राइट टू एजुकेशन के तहत जो फंड्स देने चाहिए राज्यों को, वो ठीक से आवंटित नहीं कर रहे हैं क्योंकि पीएम श्री वो लागू नहीं कर रहे हैं और वो सही नहीं है। दोनों का कोई लेना देना है नहीं। राइट टू एजुकेशन के तहत गरीबों के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जा सकते हैं, बड़े स्कूल्स में जा सकते हैं, उसको क्यों रोका जा रहा है? तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि भाई कन्वर्जन माफिया और बाकी सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन क्या इसके जरिए उसको रोका जा सकता है? तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट इस तरीके से क्यों आया? क्यों उन्होंने कहा कि भाई ये गलत है करके? आप मुझे कृपा करके साहिल जी बताइए ना कि कांग्रेस को राइट टू एजुकेशन तो 2010 में याद आया ना। इस देश में शिक्षा के अधिकार से इसका मतलब कांग्रेस ने जो है 4 पीढ़ियों तक वंचित रखा। नेहरू ने वंचित रखा, इंदिरा जी ने वंचित रखा, राजीव जी ने वंचित रखा और श्रीमती सोनिया गांधी अपने कार्यकाल के दूसरे कार्यकाल में उनका जब आया तब उन्होंने राइट टू एजुकेशन की उनको सुधाई। तो राइट टू एजुकेशन यानी इस देश को था ही नहीं। अरे भाई, इस देश में हर किसी को जो है गुणवत्ता परक शिक्षा मिलनी चाहिए, यही तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रही है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इस जो है जिस तरह से क्रियान्वयन किया जा रहा है उसके सबसे अधिक आपको जानकारी के लिए बता दें साहिल जी, सबसे अधिक विद्यालय बंद हुए तमिलनाडु में। तमिलनाडु में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नहीं,
तमिलनाडु में सबसे अधिक प्राथमिक विद्यालय बंद हुए, कंसोलिडेट किए गए, वहां पर तो कांग्रेस और डीएमके की सरकार सबसे है। ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स तो ये खुले क्या हैं कर रहे हैं? महाराष्ट्र राइट में। टू एजुकेशन ये भी आपको याद होगा प्रेम शुक्ला जी। सबसे अधिक बंद हो रही मैंने बात कर रहा हूं। मैं महिमा बंद महिमा होने जी से की जवाब बात लूंगा। बता रहा हूं, आप नहीं चलिए, लेकिन महिमा यहाँ जी से पर मैं क्या इसका पता- जवाब लूंगा। जी, नहीं जी, महिमा जी देखिए से मैं क्या इसका होता जवाब है? लूंगा। एक क्या होता है? स्पेसिफिक चीज आर्थिक पर आपका जवाब सशक्तिकरण चाहूंगा, करने उसके के बाद कारण भी कई महिमा बार जी से जो जवाब भी लेंगे इस नए पे। प्राइवेट विद्यालय खुलते हैं। मैं एक ठीक, बार ठीक। उत्तर दे दूं जी, ताहिर तो जी, प्राइवेट मुझे विद्यालयों उत्तर में देने प्राइवेट दीजिएगा विद्यालयों ताहिर में जी। किसको शिक्षा दी जाती है, ये भी सबको पता है। महिमा जी,